कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो चैप्टर है, टू, इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following two statements is more appropriate? दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन अधिक उपयुक्त है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट ए में है कि टू फोर्सेज आर added using triangle rule because force is a vector quantity. Force is a vector quantity। और दूसरा स्टेटमेंट है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी because two forces are added using triangle rule। ट्राइंगल रूल। तो देखिए, बताना है कि इन दोनों में से कौन अधिक अप्रोप्रिएट है। तो ये जो दिया हुआ है, टू फोर्सेज आर एडेड यूजिंग ट्राइंगल रूल बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये पहले से हमें जानकारी है कि फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो पहले से जानकारी है, हम जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसका ऐड कैसे करेंगे, ट्राइंगल रूल के अनुसार करेंगे। तो ये सही है। दूसरा है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज टू फोर्सेज आर एडेड यूजिंग ट्राइंगल रूल। इसमें कहने का मतलब है कि दो फोर्सेज को जोड़ दिया गया ट्राइंगल रूल से, तब हमें पता चला कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो सवाल ये उठता है कि पहले तो ये जानना होगा ना कि फोर्स क्या है। तो हम जान गए कि वेक्टर क्वांटिटीज है, तब उसे ट्राइंगल रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन शुरू में हम ट्राइंगल रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो वेक्टर है या स्केलर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो
कथन है, स्टेटमेंट, ये एप्रोप्रिएट है, मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। मोर एप्रोप्रिएट है, ये भी कथन सही है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये कम उपयुक्त है, क्योंकि पहले से ही हमको मालूम है कि फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तब हमने ट्रायंगल रूल को अप्लाई कर दिया, और इसमें मालूम नहीं है कि वो जो क्वांटिटीज है वो क्या है, और पहले ट्रायंगल रूल अप्लाई किया और तब हमें पता चला कि वो वेक्टर है। तो सबसे उपयुक्त यही है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि स्टेटमेंट ए इज मोर एप्रोप्रिएट देन स्टेटमेंट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट ए इज मोर appropriate than the statement of B. Statement of B. यही हमारा जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग समझ गए होंगे, जो ये दिया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि कैन यू ऐड टू वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू ऐड टू वेक्टर्स representing physical quantities having different dimensions, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर है कैन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स representing physical quantities having different dimension, different dimensions। तो देखिए
ये क्वेश्चन कह गया कि दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस भिन्न हो, अलग अलग डायमेंशंस हो। तो मान लीजिए कि कोई ले लीजिए, एक फिजिकल क्वांटिटीज ले लीजिए फोर्स, और दूसरा ले लीजिए वेलोसिटी। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, फोर्स को और वेलोसिटी को एक साथ ऐड कर सकते हैं, ये ऐड नहीं होगा। मतलब इसको लिखेंगे कांट बी एडेड, इसको ऐड नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी एडेड। क्यों? क्योंकि इनका डायमेंशन अलग है। अगर फोर्स की डायमेंशन के, ये वेलोसिटी की डायमेंशन की बात करें तो इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इनका डायमेंशन हो जाएगा L/T। फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो mLT⁻²। तो इनके डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट है तो इसको ऐड नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमें ऐड करना हो तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, या माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट डायमेंशन हो फिजिकल क्वांटिटीज की तो ना उसे ऐड कर सकते हैं ना उसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी मान लीजिए कि ये क्या है, फिजिकल, ये भी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है तो इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं, ये फोर्स है तो न्यूटन में कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड और न्यूटन कैसे ऐड होगा, ये ऐड होगा इनमें। सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो उत्तर लिख देंगे नो। पहला का उत्तर क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, नो। cannot be added, cannot be added, क्योंकि इनका जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है। अब चलिए इस पे विचार करते हैं कि कैन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा यस, क्योंकि हमें फोर्स निकालना हो तो क्या लिखते हैं, एम ए लिखते हैं। तो मास का डायमेंशन अलग है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन अलग है, और इनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तभी तो हमें फोर्स मिला है। उसी तरह से मान लीजिए कोई ले लीजिए, v वेलोसिटी को ले लीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है, s डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या लिख सकते हैं, v और t। तो यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन अलग है, टाइम का डायमेंशन अलग है, इनका मल्टीप्लिकेशन करने से हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डिफरेंट डायमेंशन है उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है।
वो गलत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। Can a vector have zero component along a line? Along a line and still have non-zero magnitude तो ये जो है 8वां नंबर क्वेश्चन पर जब हम विचार करेंगे तो इसके लिए कार्टेशियन प्लेन ले लीजिए। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है जो आपका एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 5i कैप ले लीजिए, एक्स एक्सिस पर है। अगर पूछा जाए कि इसका कंपोनेंट हमें वाई एक्सिस पर बताइए, तो वाई एक्सिस पर इसका कंपोनेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। तो वाई एक्सिस पर लिखेंगे 0j कैप, क्योंकि ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। मान लीजिए कि ये वेक्टर ये है, सपोज दैट, ठीक है। तो वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 5i कैप प्लस 0j कैप। तो ये कह रहा है कि कोई वेक्टर है जिसका कंपोनेंट अलोंग ए लाइन 0 है, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या है? 0 है, और एक्स एक्सिस के अलोंग 5i है, ठीक है। तो स्टिल हैव ए नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। तो अगर पूछा जाए कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड 5 लिख देंगे, 5 होगा। तो देखिए एक एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट 0 हो गया, ठीक है, फिर भी इसका मैग्नीट्यूड है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है, यस। फाइव ऐसा वेक्टर है जिसका वाई एक्सिस के अलोंग 0 कंपोनेंट है और एक्स एक्सिस के अलोंग 5 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9।
9 है, कह रहा है कि लेट एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 be the angles made by vector A and negative vector A. With positive x-axis so that tan epsilon 1 equal to tan epsilon 2. Thus giving tan epsilon does not initially determine the direction of it. इसके कहने का मतलब ये हुआ, ये जो कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका एक्स एक्सिस है और इसका एक निगेटिव वेक्टर बना लीजिए, ये निगेटिव ए वेक्टर है। अब एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बना रहा है, एक एंगल है एप्सिलॉन 1, ये एंगल है एप्सिलॉन 2, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि we have to show that tan epsilon equal to tan epsilon 2, tan epsilon 1 equal to tan epsilon 2। तो देखिए ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये दो लाइन है और किसी बिंदु पे कटती है तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होता है, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु है, दो लाइन कट रहा है, तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2। तो जब इन दोनों एंगल का मान जो है, वैल्यू जो है आपस में बराबर है, तो कहने का मतलब कि दिस कैन बी रिटेन एज tan एप्सिलॉन 1 इक्वल टू tan एप्सिलॉन 2। प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका यही कह रहा है। अब इसको मिटा देते हैं।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज दी वेक्टर सम ऑफ दी यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप ए यूनिट वेक्टर if no can you multiply the sum by a scalar number to get a unit vector? आइए इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि दो यूनिट वेक्टर है, आई कैप जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस के लंब होता है, जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस के लंब होता है। तो इनका सम क्या होगा, ये दो यूनिट वेक्टर का सम, इनका रिजल्टेंट होगा, और ये कहीं इससे आएगा बीच में। मान लीजिए कि इस रिजल्टेंट को r मान लिया, तो वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर आई कैप वेक्टर जे कैप। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये √2 जो है वो कभी भी क्या है, यूनिट के बराबर नहीं है। तो इनका सम जो है, द वेक्टर सम ऑफ द यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप ए यूनिट वेक्टर, तो ये क्या होगा, नो। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि ये 1 के बराबर नहीं है, तो नो लिख दिया। इफ नो कैन वी मल्टीप्लाई द सम बाय ए स्केलर नंबर टू गेट यूनिट वेक्टर। अब कह रहा है कि ये जो आपका रिजल्टेंट मिला वेक्टर आई कैप और जे कैप, तो इसमें कौन से स्केलर से गुना किया जाए कि एक यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर प्राप्त करने के लिए मान लीजिए कि r का मान हमें क्या मिला, हमें r का मान मिला √2, ठीक है। अगर हम 1/√2 इंटू r लिख दें तो क्या इसका मान होगा, 1/√2, और ये r का मान यहाँ दे देते हैं √2 कट के हो जाएगा 1, तो r = 1 मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 1/√2r 1/√2 से इसके रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट तो ये है ना, इसमें 1/√2 से गुना कर दिए, यहाँ हम दिखा दिए गुना करने के बाद 1 मिलता है। और जब यूनिट वेक्टर प्राप्त करना है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो अब इसमें 1/√2 से आप गुना कर दीजिए, i कैप j कैप। इसका मतलब है कि दिस कैन बी रिटेन एज i कैप बाई √2 प्लस j कैप बाई √2। यही आपका क्या हो गया, आंसर। देख लीजिए, फिर इसको मिटा देंगे। अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन से चर्चा होगा।